हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आइए, आपका फिर से एक बार आरएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप पहले वीडियो में देख चुके होंगे, इसके साथ मैं आपको साइंस का वीडियो लेकर आया हूं। और साइंस का यह जो वीडियो होने वाला है, ये फिजिक्स किताब का होने वाला है, यानी भौतिकी जो आपका किताब है उससे आपका यह वीडियो होने वाला है। और ये वीडियो का मकसद है ऑब्जेक्टिव, मतलब इस वीडियो में आपको जो भी चीज़ पढ़ना होगा वो सारे दिखेंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, तो थंबनेल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 जो है उसका कंप्लीट यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा आपको आज भौतिकी का, यानी फिजिक्स का। आप ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर संपूर्ण देख सकते हैं। सभी लेसन से आपको बारी बारी से ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रखा गया है। अगर आपका कोई भी लेसन से ऑब्जेक्टिव तैयारी नहीं हो पाया हो या छूटा होगा तो उसको आप यहाँ पर क्विक रिवीजन के तौर पे आप यहाँ पर उसको रिवीजन कर सकते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्टिव को यहाँ मैं लाया हूँ चुन चुन कर, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत खास रहने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप सभी का वेलकम टू माय चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। देख सकते हैं आप यहाँ पर 21 फरवरी यानी जो आपका डेट रखा गया है मैट्रिक बिहार बोर्ड का, 21 फरवरी को आपका साइंस विज्ञान का पेपर होने वाला है। और उसी पेपर को लेकर हम आपका वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में आज मैं सारे ऑब्जेक्टिव को देखूंगा फिजिक्स से। ठीक है, और आप लोग साथ में बने रहें अंत तक, ताकि बहुत मज़ा आने वाला है। देखिएगा, पहला सवाल हम लोगों का खुल चुका है, ओपन हो चुका है। थोड़ा सा मैं यहाँ जूम कर लेता हूँ। देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों, डीजल का उपयोग होता है। आप पढ़े होंगे या सुने होंगे, डीजल जो होते हैं उसका उपयोग हम लोग गाड़ियों में करते हैं। डीजल का उपयोग हम लोग गाड़ियों में करते हैं, बट कौन सी गाड़ियों में करते हैं इसको देखेंगे। पहला दिया हुआ भारी वाहनों में, या रेल के इंजनों में, या विद्युत उत्पादन में, या सभी में। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो डीजल है इस डीजल का उपयोग हम तो भारी वाहन में करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बड़े बड़े वाहन होते हैं उनमें हम डीजल का उपयोग करते हैं। ठीक है, पेट्रोल का उपयोग नहीं होता है। और रेल इंजनों में भी इसका उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। साथ ही विद्युत उत्पादन यानी बिजली के उत्पादन करने में भी डीजल का उपयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। डीजल का उपयोग क्या होता है, इनमें से सभी के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। यानी पवन विद्युत का जो जनित्र होता है उसमें हवा की चाल पूछा जा रहा है, यानी पवन की चाल पूछा जा रही है कि कितनी होती है इसमें पवन की चाल। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन में दिया हुआ 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 150 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 1.5 किलोमीटर पर आवर, 1500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर 15 किलोमीटर था और यहाँ पर 1500 किलोमीटर। तो पवन जनित्र में मैं बता दूं आपको 1500 किलोमीटर पर आवर नहीं होता है और ना ही 1.5 किलोमीटर होता है, 150 किलोमीटर भी नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। क्वेश्चन समझिएगा एक दफ़ा, क्वेश्चन को मैं जूम कर लेता हूं। क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन सभी अच्छे क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल का या तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें गर्म जल प्राप्त करना हो तो हम सौर जल का तापक का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और वो किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, धूप वाले दिन, जिस दिन धूप होगा उस दिन नहीं करेंगे, या बादलों वाले दिनों में नहीं करेंगे, या गर्म दिन में नहीं करेंगे, या इनमें से सभी। तो हम बता दें मैं आपको कि धूप वाले दिन में इसका
ये आंसर हमारा रॉन्ग है, ठीक है, गलत है। उसके बाद गर्म दिन में भी गलत है और इनमें से सभी भी गलत है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बादलों वाले दिनों में हम क्या कर सकते हैं, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल का तापक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, बादलों वाले दिन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। आपने पढ़ा होगा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। अनवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत आपने पढ़े होंगे, भूगोल में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बता दूं मैं, सूर्य जो है या पवन है या पेट्रोलियम है या बहता पानी है। तो अनवीकरणीय पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको बता दूं सूर्य जो है हमारा नवीकरणीय होगा, इसलिए राइट आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर पवन भी हो जाएगा हमारा नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। उसके बाद बहता पानी भी नवीकरणीय हो जाएगा। तो पेट्रोलियम जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन का स्रोत है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल देखेंगे आप। अगला सवाल कह रहा है ईंधन है, ईंधन है, कौन ईंधन है, देखिएगा ईंधन है, ईंधन कौन है, इसमें से ईंधन कौन है, लकड़ी या एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। तो यहाँ पर देखिएगा इनमें से सभी, तो इसमें से जो ईंधन के रूप में होता है वो ईंधन के रूप में कौन होता है, तो लकड़ी भी जो होता है ईंधन के रूप में होता है, क्योंकि हम लकड़ी को जला सकते हैं, ठीक है। एलपीजी जो है जिसका हम खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं। याद रखना किस खाना बनाने का उपयोग कौन से गैस का उपयोग करते हैं, खाना बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो एलपीजी का। और ये सीएनजी का जो होता है वो हम वाहनों में करते हैं, किस में करते हैं, वाहनों में करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, वाहनों में करते हैं। तो ये भी हमारा सही है, ईंधन के रूप में ये भी है, इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है वो ईंधन है, ठीक है, ये सभी ईंधन है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, खिलौने में या खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है, कौन ऐसा सेल है, बैटरी है जिसका उपयोग हम खिलौना में करते हैं, सूखा सेल, डेनियल सेल या सौर सेल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं खिलौने का जो उपयोग करते हैं मेरे प्यारे साथियों, वो ये तो राइट नहीं होगा, डी तो है नहीं, सौर सेल भी नहीं किया जाता है, डेनियल सेल भी नहीं किया जाता, सूखा सेल जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सूखे हुए सेल का उपयोग हम लोग खिलौने के सेल में करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, यह भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिए हुआ कि अपघटक, सर्वाहारी या मांसाहारी या शाकाहारी। तो मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं इसमें से अपघटक नहीं होते हैं, सर्वाहारी भी नहीं होते हैं और मांसाहारी भी नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, शाकाहारी जो होते हैं प्राथमिक और मांसाहारी जो होते हैं वो द्वितीयक कहलाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं और सर्वाहारी तृतीयक, अपघटक तो दूसरा चीज़ है, ठीक है। अगला देखेंगे, सवाल है 8वां कि ओजोन का आणविक सूत्र पूछा जा रहा है। ओजोन का जो आणविक सूत्र होता है यहाँ पर मैं बता दूं O3 या फिर O4 या O2 या O5। तो ओजोन का आणविक सूत्र आपको इस टाइप से क्वेश्चन सब दिख सकता है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओजोन का यहाँ पर देखिएगा आणविक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, O3 होता है, इसलिए राइट आंसर हमारा O3 हो जाएगा। B, C ये सभी गलत होते हैं, ठीक है। ओजोन के अणुओं में कितने परमाणु संख्या होते हैं, तो बोलना 3। कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, याद रखना, ये भी 3 होते हैं, 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ओजोन परत जो है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है।
ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण, जो ओजोन परत है उसमें से कौन से विकिरण जो आती है जो पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, मतलब पृथ्वी को हिफाजत के रूप में रखती है, एकदम सुरक्षित के रूप में रहती है, वो कौन सा परत है? तो अवरक्त विकिरण होता है, या तापीय विकिरण होता है, या पराबैंगनी विकिरण होता है, या इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं कि अवरक्त विकिरण जो होता है ये सुरक्षा नहीं करता है, और तापीय विकिरण भी है जो ओजोन परत से हानिकारक से सुरक्षा नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी विकिरण जो होता है बच्चों यही ओजोन परत के हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। नहीं तो इससे हमें कई सारे बीमारियां हो सकते हैं। ओजोन परत इतने खतरनाक इसमें से विकिरण निकलते हैं जिसमें क्या होते हैं, इसको हमारे शरीर पे पड़ने से, हमारे फेस पे पड़ने से त्वचा कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो यही पराबैंगनी विकिरण जो है इससे हिफाजत करता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? अजैव पूछा जा रहा है, याद रखिएगा, यहां पर क्वेश्चन समझिएगा, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ टिश्यू पेपर, या केले का छिलका, या थर्मोकोल, या इनमें से सभी। तो मैं बता दूं, अजैव पूछे जब भी तो टिश्यू पेपर अजैव नहीं है। ठीक ना, याद रखना, अजैव टिश्यू पेपर नहीं है, केले के छिलके भी अजैव नहीं है। ठीक है, और इनमें से सभी तो होगा ही ना, जब दो गलत है तो तीसरा, ये चौथा कैसे हो जाएगा? ठीक है, अब तीसरा पर जो बोला जा रहा है थर्मोकोल, तो यही हमारा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है, और ये हो जाएगा जैव हो जाएगा। ठीक है, टिश्यू पेपर अगर पूछे तो बोलना जैव होता है। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय कचरा है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला सवाल कह रहा है, 11वां सवाल है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? समझिएगा पहले यहाँ पर क्वेश्चन को, कि कौन ऐसा पर्यावरण है जो अनुकूलन नहीं है। ठीक है, यानी पैदल चलना अनुकूलन नहीं है, ठीक है, या साइकिल से चलना अनुकूलन नहीं है, या मोटरसाइकिल से चलना अनुकूलन नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हमारा है। पैदल चलना जो होता है बच्चों वो अनुकूलन नहीं होता, नहीं मतलब कि अनुकूलन होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। साइकिल से चलना भी अनुकूलन होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मोटरसाइकिल से चलना ये क्या होता है? अनुकूलन नहीं होता। याद रखेंगे क्वेश्चन को। अगला सवाल हमारा कहता है, 12वां क्वेश्चन है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका पूरा नाम जो होता है बच्चों याद रखना, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका पूरा व्यापक उपयोग कहाँ होता है ये पूछा जा रहा है। पूरा नाम CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका व्यापक उपयोग कहाँ होता है, किस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं? तो जेट इंजन में, या रेफ्रिजरेटर में, या एयर कंडीशनर में, या इनमें से सभी। तो क्लोरोफ्लोरो जो होते हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये सभी में उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये इससे CFC जो है ना एक प्रकार का हानिकारक ये है कार्बन है, जो क्या करता है, सभी में पाया जाता है। जेट इंजनों में भी पाया जाता है, रेफ्रिजरेटर में भी पाया जाता है, एयर कंडीशनर में भी होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है, यानी वायुमंडल जो है, हमारा वातावरण जो है, आसमान जो है, उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना उपस्थित होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे 0.01%, या 0.05%, 0.03%, या फिर 0.02%। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.01% बिल्कुल नहीं होता है बच्चों। ठीक है, और बी में दिया हुआ 0.05%, ये भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है 0.03%, वही जो होता है हमारा क्या होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रहता है। अब पृथ्वी पर कार्बन होता है 0.02%, ये पृथ्वी पर कार्बन मौजूद होते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर कार्बन कितने मौजूद होता है 0.02%, ये याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है 14 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है?
क्वेश्चन समझिएगा, इनमें से कौन ऐसा संसाधन है जो प्राकृतिक रूप से नहीं है। ठीक है, तो वायु जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, या जल प्राकृतिक संसाधन नहीं है, या मिट्टी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, या जीवधारी जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो हम बता दें वायु जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये जल भी प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है, जीवधारी जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर 14 का डी हो जाएगा, जीवधारी। ठीक ना, आगे क्वेश्चन समझेंगे। 15वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ऐसा कौन सा इसमें उदाहरण दिया गया है जो भूमिगत जल का उदाहरण के रूप में है? ठीक है, नदी या फिर कुआं या तालाब या समुद्र। ठीक है, तो भूमिगत यानी भूमियों से जो जल को प्राप्त किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, उसको बोलते हैं भूमिगत जल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नदी का जो पानी है, तो ये नदियों से जल को प्राप्त करना हुआ, नदी जल हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद तालाब जो हो जाएगा, तालाबों से जल ग्रहण करना हो गया, समुद्र भी समुद्र से जल ग्रहण हो गया, तो यहाँ भूमिगत जल संसाधन के रूप में आएगा कुआं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 15 का राइट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी क्वेश्चन एकदम मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि आप 2026 में जब आप बैठेंगे मैट्रिक के एग्जाम में, यानी 21 फरवरी को, 21 तारीख को, तो आपको ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, और आप पढ़ के जाएंगे तो आपको एकदम आसानी से समझ आएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा पेपर। अगला क्वेश्चन देखें, 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन किससे चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन किससे संबंध है? किससे संबंध है? ठीक है, यहाँ पर छूटा हुआ किससे संबंध है। ठीक है, तो यहाँ देखिए वन संरक्षण या मृदा संरक्षण या जल संरक्षण या वृक्षारोपण। तो मैं आपको बता दूं कि चिपको आंदोलन जो है यहाँ पर मृदा संरक्षण से नहीं होगा, न जल संरक्षण से, न वृक्षारोपण से भी नहीं है, तो वन संरक्षण से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बता दूं चिपको आंदोलन जो है वर्ष 1973 में चलाया गया था। ठीक है, वह वर्ष 1973 में चलाया गया था, इसकी शुरुआत 1970 से हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे शुरुआत 1970 से 73 में चलाया गया था। अब किसके द्वारा चलाया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। सुंदरलाल जो है बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था, इसी के द्वारा चलाया गया था। सुंदरलाल नाम के एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा 1973 में चलाया गया था, जिसका नाम है चिपको आंदोलन। अब ये किसके उद्देश्य से चलाया गया था? तो ये वनों के संरक्षण हेतु ये पूरे वर्ष में चलाया गया था। पूरे वर्ष मतलब पूरे इस वर्ष 1973 में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? तो बच्चों बता दूं, उत्तराखंड में। कहाँ चलाया गया था? उत्तराखंड में चलाया गया था। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस सभी क्वेश्चन को समझिएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है, क्योंकि ये चलाया गया था कहाँ? उत्तराखंड में चलाया गया था। वर्ष 1973 में इसको चलाया गया था। 1970 में शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा चलाया गया? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। अब क्यों चलाया गया था? क्योंकि उस समय जो है वर्ष 1973 में, मैं बता दूं आपको कि उस समय वनों की अंधाधुंध कटाई चल रही थी। ठीक है, जिससे हमारा पर्यावरण अनुकूलन बिगड़ता जा रहा था। तो उससे बचाव के लिए सभी ने फैसला लिया और 1973 में क्या किया? चिपको आंदोलन की शुरुआत बहुगुणा ने कर दिया था। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध का निर्माण हुआ है। ठीक है, टिहरी बांध जो है इसका निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध आप याद रखिएगा, टिहरी बांध जो होता है टेढ़े मेढ़े मार्ग से बना हुआ है। ये टेढ़े मेढ़े मार्ग से बना हुआ है। तो टिहरी बांध का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? जल आपूर्ति के उद्देश्य से, ठीक है, या भूमिगत सिंचाई के माध्यम के लिए किया गया था, बिजली उत्पादन के लिए किया गया था, या इनमें से सभी के लिए किया गया था? तो टिहरी बांध जो है वो क्या है? वो जल की आपूर्ति के लिए भी किया गया था, भूमि सिंचाई के लिए भी किया गया था, या बिजली के लिए भी उत्पादन में भी आता है। इस सभी के उद्देश्य से होता है टिहरी बांध का निर्माण। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सभी में टिहरी बांध का उद्देश्य था
निर्माण करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि 18वां क्वेश्चन, टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ। देखिए दोनों क्वेश्चन मैं आपको डाल दिया हूं ताकि कोई क्वेश्चन पूछे आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा टेहरी बांध का किस प्रदेश में किया गया था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना टेहरी बांध का जो निर्माण किया हुआ है वो उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, ना राजस्थान है और ना ही मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है। इसमें से देखिए और देखकर बताइए कि नवीकरणीय संसाधन कौन है। कोयला नवीकरणीय संसाधन है, या वन नवीकरणीय संसाधन है, या पेट्रोलियम नवीकरणीय संसाधन है, या इनमें से सभी। ठीक है, तो आपको बता दूं कोयला जो होता है बच्चों वो अनवीकरणीय संसाधन होता है। अनवीकरणीय, हाँ, अनवीकरणीय संसाधन होता है, ये अनवीकरणीय संसाधन होता है। वन जो है यहाँ पर और पेट्रोलियम जो है ये भी क्या होता है हमारा अनवीकरणीय संसाधन है। तो यहाँ पर वन जो हो जाएगा हमारा नवीकरणीय संसाधन है। ये सभी ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यूरो 2 का संबंध है, किससे संबंध है इसका। ठीक है, यूरो 2 जो है इसका संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ देखिएगा, वायु प्रदूषण से, या जल प्रदूषण से, या मृदा प्रदूषण से इसका संबंध है। किसका, यूरो 2 का संबंध पूछा जा रहा है, किससे संबंध है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मैं बता दूं इनमें से कोई नहीं, ये राइट आंसर हमारा नहीं है, गलत आंसर है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। मृदा प्रदूषण भी जो है उससे संबंधित यूरो 2 का नहीं है। ठीक है, जल प्रदूषण भी गलत आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायु प्रदूषण से संबंधित है यूरो 2 का संबंध। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। ठीक है, वह है। ठीक है, ... तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितनी है और कैसी है। ठीक है, 220 वोल्ट पर विद्युत धारा होती है, या 12 वोल्ट पर विद्युत धारा होती है, या 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, या 12 वाट बोला जाता है, वोल्ट होगा तो प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा हमारे घरों में जो विद्युत का आपूर्ति की जाती है वो क्या होती है, 220 वोल्ट पर विद्युत धारा नहीं होती है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी जो दिया हुआ 12 ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, 12 भी गलत हो जाएगा। तो इसका 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, सवाल है अगला कि लघु पठन के समय क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, ये कितना है, 22 होगा। यहाँ पर नंबरिंग छूट गया। तो लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान डॉट हो जाता है। ठीक है, तो लघु पठन जब होता है, ठीक है, तो उस समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, उस समय कम हो जाता है, या फिर स्थिर रहता है, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो आपको मैं बता दूं उस समय कम नहीं होता है। ठीक है, स्थिर भी रहता है ऐसा कुछ नहीं है, निरंतर भी परिवर्तित होता रहता है ऐसा भी कुछ नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय बहुत धारा का मान बढ़ जाता है, जिससे लघु पतन के समय क्या हो जाता है, विद्युत धारा का मान बढ़ने लगता है। अगला देखिएगा, 23वां क्वेश्चन कह रहा है, 23वां क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। अब आवृत्ति पूछी जा रही है, वहां पर प्रत्यावर्ती धारा पूछा गया था। तो याद रखेंगे आवृत्ति जब भी क्वेश्चन पूछा जाए घरेलू परिपथ में तो याद रखेंगे 50 हर्ज या 60 हर्ज या 100 हर्ज या 220 हर्ज होता है। तो यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। बी और सी डी सब गलत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा जो है उसको उत्पन्न करने वाली मशीनों को, युक्तियों को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, या गैल्वेनोमीटर कहते हैं, या एमीटर कहते हैं, या मोटर कहते हैं। तो मोटर तो होगा नहीं, ठीक है। एमीटर जो होता है वो क्या होता है? धारा वाली होती है, धारा को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि वो गाड़ियों में किया जाता है। जनित्र हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25वां है कि चुंबकीय फ्लक्स जो है, फ्लक्स यहाँ पर दिया हुआ, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए गौर से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसका SI मात्रक होता है वाट, जूल, वेबर या न्यूटन। तो चुंबकीय फ्लक्स का मैं बता दूं SI मात्रक वाट नहीं होता है, जूल ये भी नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेबर होता है, डी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, क्वेश्चन क्विक रिवीजन के तौर पे आपके सामने रखा जा रहा है, इसलिए मैं फास्ट में हूँ थोड़ा। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पर डाउट लगेगा तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा। 26, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय जो है इसमें से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, या डीसी मोटर के लिए किए जाते हैं, या सूक्ष्मदर्शियों में किए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं विभक्त वलय का उपयोग गैल्वेनोमीटर में नहीं किया जाता है, ना ही सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है, और ना ही डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डीसी मोटर यानी डायरेक्ट करंट जो होता है उसमें मोटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को गौर से देखिएगा और समझिएगा। 27वां कह रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है? जब विद्युत का चुंबक बनाया जाएगा उस समय आप किस प्रकार के छड़ का उपयोग करेंगे उसको बनाने के लिए? तो यहाँ पर इस्पात है, पीतल है, नरम लोहा, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं विद्युत चुंबक जो बनाना होता है तो उसमें किस प्रकार का छड़ होता है? इस्पात के छड़ों का उपयोग नहीं करते हैं, और ना ही पीतल का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी, नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने के लिए। डी जो है ये गलत आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन कह रहा है। 28वां क्वेश्चन देखिएगा कि एक किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? इनमें से देख सकते हैं आप। ठीक है, पहला दिया हुआ है यहाँ पर 0.36 गुने 10 का पावर 10 जूल। तो यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं 0.36 इंटू 10 का पावर 10 और जूल दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हैं। बी में दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर क्या हुआ है? -19 दिया हुआ है। ठीक है, -19 जूल के होता है। फिर सी में दिया हुआ है 3.6 गुने 6 इंटू 10 का पावर कितना दिया हुआ है? 6 जूल। ठीक है, इस टाइप से दिया, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा का जो होगा किसके बराबर है? 0.36 10 का पावर 10 जूल के नहीं होता है। ठीक है, 1.6 गुने 10 का पावर 19 जूल के भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए या राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल के होता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 29वां क्वेश्चन देखिएगा गौर से। निम्नलिखित में से
कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इनमें से कौन सा ऐसा पद है जो विद्युत परिपथ के अंदर, जो हमारा विद्युत परिपथ है इसके अंदर विद्युत शक्ति के निरूपित नहीं करेगा? कौन ऐसा पद है? तो मैं बता दूं I स्क्वायर R होगा। I स्क्वायर R है, ये लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ I स्क्वायर R, इस टाइप से लिखा हुआ। फिर दूसरा देखिएगा I R स्क्वायर, ठीक है। तीसरा देखिएगा V और I दिया हुआ। चौथा जो है हमारा V स्क्वायर R बटे R है, ठीक है। तो मैं बता दूं यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा, इनमें से जो हमारा कौन सा ऐसा पद है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। I स्क्वायर R जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। I R स्क्वायर जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, और ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये सब जो है आपको निरूपित करता है, याद रखिएगा, ये सभी निरूपित करता है। और ये जो बी I R स्क्वायर जो है वो विद्युत परिपथ की शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट का द्रव्य पूछा जा रहा है, क्या होता है? जब हम बल्ब जो आप देखते हैं घरों में जो बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है उसका द्रव्य कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ नाइक्रोम का द्रव्य होता है, नाइक्रोम का तार होता है, याद रखिएगा। टंगस्टन का होता है या लोहा का होता है या इनमें से कोई नहीं। तो नाइक्रोम हमारा गलत हो जाएगा, लोहा भी गलत हो जाएगा और इनमें से कोई भी नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है बच्चों, याद रखिएगा, वो जो होता है टंगस्टन धातु का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। हीटर की जो तार होती है उसकी कुंडली कैसी बनी होती है? तांबा की या जस्ता की या टंगस्टन की या नाइक्रोम की? तो तांबा की नहीं बनी होती है, हीटर में कुंडली जो बनी होती है वो तांबा की नहीं होती है, जस्ता की भी नहीं होगी और ना ही टंगस्टन की, तो नाइक्रोम होगा। नाइक्रोम क्या होता है? निकेल और क्रोमियम का बना मिश्र धातु होता है। निकेल और क्रोमियम का बना मिश्र धातु होता है। क्रोमियम का बना क्या है? तो मिश्र धातु है, याद रखेंगे। ये क्या है? तो मिश्र धातु है, ठीक है। ये क्या है? मिश्र धातु है, इसी का बना होता है, ठीक है, जिसकी प्रतिरोधकता और गलनांक काफ़ी उच्च होती है। इसकी प्रतिरोधकता भी याद रखेंगे, प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों क्या होती है? दोनों ही क्या होती है? गलनांक दोनों क्या होती है? उच्च होती है, ठीक है। गलनांक दोनों क्या होती है? उच्च होती है। इसलिए इसका इस्तेमाल विद्युत हीटर या इस्त्री में भी करते हैं, यानी प्रेस में करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन हमारा, क्या कह रहा है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत का जो बल्ब होता है उसके अंदर कौन सी गैस को डाल दी जाती है ताकि वो फूटे नहीं जल्दी, ठीक है, और रोशनी दे, उजाला दे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में है नाइट्रोजन गैस या वायु वाली गैस या निष्क्रिय गैस या हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस जो होता है वो विद्युत के बल्ब में इस्तेमाल कदापि नहीं किया जाता है, न वायु की जाती है और ना ही हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निष्क्रिय गैस को भरी जाती है विद्युत के बल्ब के अंदर, ठीक है। और इसका टंगस्टन धातु का फिलामेंट बना होता है, दोनों बात याद रखिएगा, दोनों से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 33वां कह रहा है कि ऊर्जा का SI मात्रक होता है। ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है, यानी ऊर्जा ताकत, और उसका SI मात्रक क्या होता है? कैलोरी होते हैं या जूल होता है या ताप होता है या इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है। तो मैं बता दूं, ऊर्जा का जो SI मात्रक कैलोरी नहीं होता है और ताप भी नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? जूल जो है ऊर्जा का SI मात्रक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? जब लंबाई बढ़ेगा, अगर मान लीजिए ये हमारा तार है, ठीक है, अब इस तार की हम लंबाई को बढ़ाएंगे बच्चों, इस तार की लंबाई को बढ़ाते जा रहे हैं, तो बढ़ाने पर क्या होगा? इसका प्रतिरोध, ठीक है,
क्या घट जाता है या बढ़ जाता है या इन कोई परिवर्तन नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जितना लंबा तार लीजिएगा उसका प्रतिरोध उतना ही बढ़ता जाता है, घटता नहीं है, बढ़ता जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन हमारे गलत यहाँ पर साबित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। ठीक है, कौन एक ऐसा धातु है जिससे सोलर सेल बना होता है, आप याद रखेंगे। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन दिया गया हुआ है कि सोना है जिससे सोलर सेल को बनाया जाता है, या सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन भी इसको बोल सकते हैं, इससे इसी से सोलर सेल बना होता है, या जस्ता है या प्लैटिनम है। तो मैं बता दूं इसमें जो सोलर सेल का बनावट होता है वो सोने से नहीं होता है, ना ही जस्ता से किया जाता है और ना ही प्लैटिनम से किया जाता है, तो सिलिकॉन से किया जाता है। किससे किया जाता है? सिलिकॉन से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 36वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ठीक है, प्रतिरोध का SI मात्रक जब भी पूछे तो याद है, SI मात्रक वाले क्वेश्चन अच्छे से आप देखेंगे क्योंकि SI मात्रक से सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में फिक्स है। ठीक है, जूल होता है या वोल्ट होता है या ओम होता है या फिर एम्पियर होता है। ठीक ना, तो प्रतिरोध का SI मात्रक जूल नहीं होता है, वोल्ट भी नहीं होता है, एम्पियर भी नहीं होता है। ये धारा का होता है, विभवांतर का होता है, वोल्ट, जूल होता है फिर अलग है। ठीक है, ओम क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा ओम क्या होगा? प्रतिरोध का SI मात्रक होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या रहा है? 37वां क्वेश्चन है, ओम का नियम है। ओम का नियम है, यहाँ पर देखिए V बराबर आई आर या V बराबर आई स्क्वायर आर है। E ऐसे दिया हुआ, V बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो ये है, या फिर V बराबर आई आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर V बराबर I प्लस आर दिया हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ओम का जो नियम होता है बच्चों, वो ओम का नियम होता है, वो V बराबर आई स्क्वायर आर नहीं होगा। ठीक है, ना ही ये होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, V बराबर आई आर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला समझिएगा। अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन कि विभवांतर का SI मात्रक। किसका? विभवांतर का। फिर से SI मात्रक आ गया, देखिएगा। विभवांतर का SI मात्रक होता है एमीटर या वोल्ट मीटर या फिर गैल्वेनोमीटर या इनमें से सभी का। एमीटर जो होता है वो धारा का होता है। ठीक है, विद्युत धारा का होता है। वोल्ट मीटर जो हो गया हमारा, राइट आंसर वोल्ट मीटर हो जाएगा, तो ये गलत है। गैल्वेनोमीटर भी गलत है और डी भी गलत है यहाँ पर। ठीक ना, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 39वां क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। जब हम विभवांतर मापते हैं, यानी विद्युत धारा के विभवांतर को मापा जाता है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को विभवांतर कहता है, उसमें जो मापा जाता है उसको क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं, या फिर वोल्ट मीटर कहते हैं, या गैल्वेनोमीटर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर एमीटर नहीं होगा, क्योंकि धारा मापने वाली युक्ति को एमीटर कहा जाता है और वोल्ट मीटर जो होता है वो क्या होता है? विभवांतर मापने वाले युक्ति है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर गलत है और डी भी यहाँ पर इसका आंसर गलत है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। 40वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। ऐसे कौन से इसमें से पदार्थ है जो चालक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? ठीक है, निम्नलिखित पदार्थ में चालक समझते हैं ना, चालक और कुचालक। ठीक है, वह चालक होता है जिससे विद्युत धारा को प्रवाहित की जा सकती है, जो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभ्रक जो है, या फिर कांच है, या एल्यूमिनियम है, या चीनी मिट्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ इसका जो आंसर हो जाएगा, अभ्रक गलत हो जाएगा, या फिर कांच भी गलत हो जाएगा और चीनी मिट्टी भी गलत हो जाएगा। ठीक ना, तो एल्यूमिनियम जो हो जाएगा इसका चालक हो जाएगा। एल्यूमिनियम में क्या हो जाएगा? हाँ, चालक हो जाएगा। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देखिएगा। 41वां क्वेश्चन है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है, जब कोई चालक है और उससे विद्युत धारा जो बहती है, जब कोई चालक है उससे विद्युत धारा बहती है
तो गतिशील कण होते हैं। कोई अगर चालक है, एक हमारा चालक है, ठीक है, ये हमारा चालक है, ये हमारा क्या है, चालक है, और इससे गतिशील कण बह रहे हैं। इससे कौन से कण बह रहे हैं, तो गतिशील कण बहते हैं, गतिशील कण बह रहे हैं और बह रहा है। तो इसमें से कौन बहता है, देखिएगा, परमाणु, आयन या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो मैं बता दूं, किसी चालक से जो विद्युत का धारा बहती है उससे गतिशील कण हमारा क्या बहता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन धारा के रूप में प्रवाहित होती रहती है। तो यहाँ पर परमाणु जो इसका राइट आंसर नहीं होगा, ना ही आयन होगा, और इसका प्रोटॉन भी आंसर गलत है। तो इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 42वां क्वेश्चन कह रहा है, एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी। यहाँ पर क्वेश्चन को देखिएगा, लिखा हुआ थोड़ा सा अटपट लिखा हुआ, तो इसको सुधार लेते हैं। पहले 10 का पावर दिया हुआ है -4A, ठीक है, फिर दिया हुआ है 10 का पावर -5A, ठीक है, या फिर दिया हुआ है 10 का पावर -6A, फिर दिया हुआ है 10 का पावर -7A, ठीक है। तो यहाँ देखिए और आप बताइए कि इसका राइट आंसर होगा, एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितने विद्युत धारा होगी। एक माइक्रो एम्पियर जो होता है उसके कितने विद्युत तुल्य के धारा को उत्पन्न करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ 10 का पावर -4 आर्गस्ट्रम, ये हमारा आंसर गलत है, ठीक है। 10 का पावर -5 आर्गस्ट्रम ये भी हमारा गलत है। तो और सी जो है हमारा 10 का पावर 6 आर्गस्ट्रम, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। डी भी गलत है यहाँ पर। अगला देखिएगा, प्रश्न कह रहा है 43वां नंबर क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। कौन ऐसा उपकरण है जिसमें प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह नहीं होता है। तो एमीटर गलत हो जाएगा यहाँ पर। वोल्ट मीटर ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कुंडली, तो यही जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। कुंडली में जो होते हैं धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ बादलों का रंग उजला होता है, ठीक है, उजाला लिखा गया। उजला क्यों होता है। कुछ ऐसे बादल जो होते हैं जिनका रंग आप देखिएगा तो एकदम सफ़ेद से सफ़ेद होगा, ऐसा क्यों होता है। तो परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, या फिर परिकर्णन के कारण, या अवशोषण के कारण, या अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन के कारण ये नहीं होगा, और अवशोषण भी नहीं हो जाएगा, अपवर्तन भी नहीं होगा, ठीक है। तो परिकर्णन की वजह से क्या हो जाते हैं, कुछ ऐसे बादल होते हैं जिनका रंग एकदम सफ़ेद यानी उजला हो जाता है। आगे क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है किससे प्रदर्शित करता है। प्रकाश का प्रवर्तन से, ठीक है, या प्रकाश के अपवर्तन से, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से, या प्रकाश के परिकर्णन से। तो याद रखिएगा टिंडल प्रभाव जो होता है वो प्रभाव करता है प्रकाश के प्रवर्तन गलत हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन भी गलत हो जाएगा। अब इस दोनों में आप कमेंट में भी कर सकते हैं। प्रकाश का जो होता है परिकर्णन होता है, वर्ण विक्षेपण गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को कोई आदमी, मान लीजिए वो कहाँ खड़ा है, चंद्रमा पर खड़ा, ऊपर चांद के ऊपर खड़ा है, और उस यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा। मतलब वहाँ से जब कोई व्यक्ति देखेगा आकाश को तो उसको कैसा दिखाई देगा आकाश। तो मैं बता दूं, वहाँ से जब देखता है तो लाल या नीला या काला या उजला। तो मैं बता दूं लाल नहीं दिखता है और ना ही नीला दिखता है। नीला हम लोग जब जमीन पर रहेंगे ना, पृथ्वी पर, तब देखेंगे तो हमें आकाश नीला प्रतीत होता है, ठीक है। बट वहाँ से जब कोई व्यक्ति देखेगा तो वहाँ से जो होगा वो काला दिखेगा। कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी गलत आंसर होगा, ठीक ना। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, ठीक। तो कांच की सिल्ली जो है जिसका उपयोग करके हम स्पेक्ट्रम को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम को प्राप्त कर सकते हैं कांच की सिल्ली का,
ठीक है, या फिर अवतल दर्पण द्वारा या उत्तल लेंस द्वारा या प्रिज्म के द्वारा। तो यहाँ पर मैं बता दूं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपका इस्तेमाल कांच का नहीं किया जा सकता, कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का भी नहीं किया जा सकता, उत्तल लेंस का तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं जिसके बदौलत हम लोग स्पेक्ट्रम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम को कहाँ पर प्राप्त करते हैं, तो पर्दे पर प्राप्त किया जाता है प्रिज्म के द्वारा। ठीक है, इस पर 7 रंगों की एक चौड़ी पट्टी बनती है। ठीक है, ये भी बात सब याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 48वां क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब किसी कोई वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वह होता है जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमारी आंखों का कौन सा ऐसा भाग है, कौन ऐसा चीज़ है जिस पर किसी वस्तु का परछाई बनता है, मतलब शक्ल बनता है या फिर प्रतिबिंब बनता है, और फिर उस चीज़ को हम देख पाते हैं। तो वो कौन सा होता है, वो कॉर्निया होता है या रेटिना होता है या पुतली होता है या आइरिस होता है। ठीक है, तो ये कॉर्निया जो होता है इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। पुतली जो होता है ये आंख की पुतली होती है, उसमें भी नहीं बनता है, आइरिस में भी नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, रेटिना ही जो है, रेटिना को एक दृष्टिपटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टिपटल, इस बात को भी याद रखिएगा, दृष्टिपटल। ठीक है, तो इसी पर क्या होता है, किसी वस्तु का आंख का मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के इसी भाग पर बनता है, रेटिना या फिर दृष्टिपटल। इस दोनों को याद रख सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 49वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी, ऐसा कौन सा लेंस है, निम्नलिखित में से किस लेंस, ऐसा कौन लेंस है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे पहला लेसन, दूसरा लेसन, उसमें भी आपको पता चल गया होगा, अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस या समतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। चैप्टर नंबर 2 से ये सवाल है, चैप्टर नंबर 2 से। इन सभी सवाल का जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अवतल लेंस नहीं होगा। अवतल लेंस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इस बात को याद रखेंगे, ऋणात्मक होता है। ठीक है, और उत्तल लेंस जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाद बाकी समतल गलत है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल कर रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए यानी आप सैलून में जाते हैं और उस समय दाढ़ी जो बनवाते हैं तो उसमें कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है, मतलब कौन सा दर्पण लगा होता है दाढ़ी बनाने जब जाते हैं। तो समतल दर्पण होता है, नहीं, क्योंकि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब समान हो जाएगा, इसलिए यह समतल नहीं होता है। उत्तल में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब इसका क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। और इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अवतल होगा, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला देखिएगा सवाल कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह बताइए फटाफट कमेंट में, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। ठीक है, उत्तल या फिर अवतल या समतल या इनमें से कोई नहीं। सर्च लाइट के रूप में जब प्रयुक्त होता है वो दर्पण, मैं बता दूं आपको, उत्तल नहीं होता है, ना ही समतल होता है और ना ही डी। तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण जो होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग सर्च लाइट के प्रवर्तक सतह के रूप में करते हैं। ये सारे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है जिससे आप एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन समझेंगे, 52वां क्वेश्चन है कि तेल लगा कागज होता है। जब तेल लगा होता है कागज पर, कागज है हमारा और इसमें अगर तेल लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा। ठीक है, ये पारदर्शक हो जाएगा या अपारदर्शक होगा, पारभासी होगा, इनमें से कोई नहीं। पारदर्शक का मतलब होता है जिसके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सके, स्पष्ट रूप से देखा जा सके। ठीक है, देखा जा सके, इस बात को याद रखेंगे। अपारदर्शक का मतलब होता है जिसे हम आर पार देखा ना जा सके, देखा ना जा सके। ठीक है, देखा नहीं जा सकता हो उसे बोलते हैं अपारदर्शक। पारदर्शी का मतलब होता है जिससे कुछ भागों को देखा जा सके, मतलब कुछ भाग दिखाई देते हैं, प्रकाश की किरणें का आंशिक भाग गमन कर पाता है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत है, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। पारभासी होता है, तेल लगा कागज क्या होता है, पारभासी होता है। जब आप तेल लगे हुए कागज को आर पार देखिएगा तो वहाँ पर क्या होगा, उस पार की वस्तु हल्का हल्का दिखाई देगी। ठीक है, उसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें का आंशिक भाग गमन कर जाता है, इसलिए हल्का हल्का दिखाई देती है। आगे क्वेश्चन देखिएगा,
53 क्वेश्चन नंबर है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरण जो होती है, जब सूर्य से प्रकाश आती है, सूर्य से क्या आती है, प्रकाश आती है, तो उस समय किरण गमन करती है। उस समय सूरज से किरण जो होती है वो गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है, तो वो सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, या किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें हमेशा गमन कर जाएगी। टेढ़ी रेखा गलत हो जाएगा, सी भी गलत और डी भी गलत हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन फटाफट आप लोग कर सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। 54वां क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर जो होता है u बट्टा v या फिर u बट्टा भी, या u भी होता है, या फिर u प्लस v होता है, या फिर v बट्टा u होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर जो होता है u बट्टा v नहीं होता है। ठीक है, ना u और v होता है और ना u प्लस v होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा v बट्टा u जो हो जाए, यही u जो होता है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। फिर से पूछ दे रहा है एसआई मात्रक। ठीक है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है जूल। ठीक है, जूल तो बिल्कुल नहीं होगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। वाट ये भी नहीं है हमारा, तो आर्ग ये भी नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट हमारा बचा है डाईऑप्टर, और डाईऑप्टर ही जो होता है वो लेंस के एसआई मात्रक होता है। इसे याद रखेंगे, डी से सूचित किया जाता है। डी से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए हमारा क्वेश्चन था 55 क्वेश्चन, और आप बताएं कि 55 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही रहा। ठीक है, आप राइट आंसर देंगे यहाँ पर 55 क्वेश्चन में कितना आपने सही किया। ठीक है, कमेंट में बताएंगे, ज़रूर बताएंगे कि हाँ सर जी मैंने इतना सही किया। तो यहाँ पर आज का टॉपिक आपका दी एंड होता हुआ ये मेरे द्वारा तैयार किया गया लेक्चर है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर माई डियर स्टूडेंट।